नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक चिंतकों की और आज हमारा विषय है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। तो आज हम महात्मा गांधी के जो भी राजनीतिक विचार हैं उनकी पड़ताल करेंगे कि क्या कौन कौन से विचार थे। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हो सकता है वीडियो क्लास में कुछ फैक्ट्स छूट जाते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो मुख्य सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को कवर कर दिया जाए। तो फैक्ट्स की आप चिंता ना करें, उसके लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास कोई न कोई स्टैंडर्ड बुक या कोई न कोई गाइड होगी, उनसे आप देखते होंगे। तो हमारा मूल मकसद जो है वो सिद्धांत को समझाना है। फैक्ट्स तो खुद से भी पढ़े जा सकते हैं, खुद से भी रटे जा सकते हैं। तो सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम लोग जो है चल रहे हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान रहा और वे हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक माने जाते हैं। उनका जीवन काल जो है, जीवन का अधिकांश हिस्सा राष्ट्र की सेवा में ही बीत गया। और ये सब बातें आप पढ़ते हैं हमारे जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें। लेकिन हमारा यहाँ जो विषय है वो है गांधी जी का राजनीतिक दर्शन या उनका राजनीतिक चिंतन। तो हम शुरुआत करते हैं गांधी जी की विचारधारा से। क्या मूल था उनकी विचारधारा का? तो पहली हमारी हेडिंग है आध्यात्मिक धार्मिक विचारधारा। गांधी जी की जो विचारधारा है उसको मूलतः है आध्यात्मिक धार्मिक विचारधारा माना जाता है, क्योंकि उसमें अध्यात्म और धर्म दोनों का ही पुट जो है हमें दिखाई पड़ता है और यह विचारधारा भौतिकवादी नहीं है। तो आध्यात्मिक धार्मिक विचार के बारे में हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो चिंतन था वह भौतिकवादी नहीं था, मेटरलिस्टिक थॉट उनकी नहीं थी और ना ही वह चिंतन वैज्ञानिक था। मार्क्स की तरह गांधी जी ने ऐसा दावा नहीं किया कि मैं वैज्ञानिक हूं, मेरा चिंतन जो है वैज्ञानिक चिंतन है, बल्कि इसके उलट उन्होंने जो है कहा कि मेरा जो चिंतन है, मेरे विचार हैं वो मूलतः धर्म पर आधारित हैं, ईश्वर पर आधारित हैं, धर्म और आध्यात्म को समाहित करने वाले हैं, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही, गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है ट्रुथ इज गॉड, यानी सत्य ही ईश्वर है। ये जो उनका विचार है, ये विचार किससे प्रभावित है? यह माना जाता है उपनिषदों से। भारतीय शास्त्र परंपरा में वेद, वेदांग, उपनिषद, संहिताएं, ये सभी आपने पढ़े होंगे या इनके बारे में सुना होगा। तो उन्हीं उपनिषदों से प्रभावित है गांधी जी का ये विचार कि सत्य ही ईश्वर है। और उपनिषदों में ऐसा लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म यानी गॉड, ब्रह्म यानी कि गॉड, सत्य ट्रुथ, और जगन मिथ्या। जगन मिथ्या जो है दो शब्दों से जगत प्लस मिथ्या की संधि होकर के जगन मिथ्या बनता है। इसका मतलब है कि जो भौतिक विश्व है वो एक भ्रम है, इल्यूजन है। मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, यानी गॉड इज ट्रुथ एंड मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत है, जीव जगत है, भौतिक जगत है, वह झूठ है, मिथ्या है। ऐसा इनका विचार था।
अब यह जो गांधी जी का विचार है, इसको व्यावहारिक रूप में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। व्यावहारिक रूप में उपयोगी माना जाता है क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। हम सभी, चाहे धनी हो, गरीब हो, और छोटा हो, बड़ा हो, सभी जो है ईश्वर की संतान हैं। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा है, उसी आत्मा के अंदर जो है परमेश्वर समाहित है, जो परम ईश्वर हैं, ब्रह्म का समावेश है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आप, चूंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमारी आत्मा में परमपिता परमेश्वर का निवास है, और इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर जो है गरीबों में भी बसता है। ईश्वर गरीब में, दरिद्र में निवास करता है। ठीक है, यानी इनकी यदि आप सेवा करते हैं तो वह सेवा जो है, यह सेवा ईश्वर की ही सेवा है। यानी चूंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी में ईश्वर का निवास है, गरीबों में भी ईश्वर का निवास है। यदि आप गरीबों की सेवा करते हैं तो वह सेवा मूलतः ईश्वर की ही सेवा है। ये इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, और इसी सोच के कारण गांधी जी के इसी विचार के लेकर के इनको कहा जाता है, ये जो है अपने आदर्शों को व्यवहार में उतारने के लिए जाने जाते हैं गांधी जी, इसलिए जो है इनको नाम दिया जाता है व्यावहारिक आदर्शवादी। आगे भी हम देखते हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, इन सभी इनके जो आदर्श थे, इनको उन्होंने जो है अपने व्यवहार में उतारा, और इसीलिए इनको नाम दिया गया व्यावहारिक आदर्शवादी। व्यावहारिक आदर्शवादी, बिहेवियरल आइडियलिस्ट, व्यावहारिक आदर्शवादी इनको जो है कहा गया। अब एक राजनीति शास्त्री हुए हैं गांधी ही, उनका भी उपनाम था, उनको कहा गया राजमोहन गांधी। तो राजमोहन गांधी क्या कहते हैं, जब कोई राजनीति शास्त्री या माने हुए राजनीति शास्त्री कुछ बात कहते हैं तो उनकी बातों में प्रामाणिकता आ जाती है, और हम यदि उनका जिक्र करते हैं तो हमारे किसी भी पेपर में, एग्ज़ाम में, भले ही नेट में तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, लेकिन जैसे आपका यूपीएससी है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, उन सभी में यदि आप थिंकर्स को या राजनीति शास्त्रियों को कोट करते हो, उनकी बातों को कोट करते हो, तो आपकी बातों में ज़्यादा वजन होता है, बस बजाय कि मैं कहूँ या आप कहें। कि हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमारी बातों में उतना दम नहीं होता जो एक राजनीति शास्त्री द्वारा कही गई बात में होता है। तो इसलिए किस व्यक्ति ने, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कुछ कहा हो, किसी प्रसिद्ध प्रोफेसर ने कुछ कहा हो, विद्वान ने कुछ कहा हो, तो उन बातों को भी हम जो है ध्यान में रखें तो थोड़ा सही रहता है। अब राजमोहन गांधी कहते हैं, बात सामान्य है लेकिन अब इनका नाम लग गया इसके पीछे तो ये और अधिक ज़्यादा वजनदार हो जाती है। इन्होंने कहा कि जो वर्तमान राजनीति है, वर्तमान राजनीति में धर्म का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और खुला प्रयोग हो रहा है। हम देखते हैं चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगे जाते हैं, और धर्म का जो है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, धर्म के आधार पर ही लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है, उनमें एक मनोवैज्ञानिक भय का माहौल बनाया जाता है। तो ये मूलतः धर्म का राजनीतिक प्रयोग ही है, और इसी धर्म के राजनीतिक प्रयोग को कहा जाता है सांप्रदायिकता।
जब कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का राजनीतिक प्रयोग करता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं सांप्रदायिकता। और दूसरी बात, ये हुई देश की बात कि देश में राजनीति धर्म का क्या हश्र हो रहा है। और यदि हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो धर्म को आधार बना करके जो है हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक विशेष धर्म को एक बरगलाया जा रहा है कि आपका धर्म जो है खतरे में है और आपको जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हथियार उठाने की ज़रूरत है। और नवयुवकों को, छोटे बच्चों को, इन सभी को बरगलाया जाता है कि आप जो है इस मुहिम में शामिल होइए और आपको जन्नत की हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस प्रकार से हिंसा और आतंकवाद के रूप में धर्म को जो है, धर्म के आधार पर हिंसा और आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। जबकि इन सब के उलट यदि हम गांधी जी का धर्म देखते हैं तो गांधी जी का धर्म किसी भी संप्रदाय की बात नहीं करता है। गांधी जी का धर्म किस पर आधारित है? तो यह धर्म नैतिकता पर आधारित है। इसमें किसी विशेष पूजा पद्धति, किसी विशेष पूजा पाठ की बात नहीं की गई है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में बतलाते हुए वो कहते हैं कि धर्म वह है जिसमें व्यक्ति सत्य का पालन करे। धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अहिंसा का पालन करे। और धर्म वह है जिसमें व्यक्ति संग्रह की प्रवृत्ति ना रखे, कुछ आवश्यकता से अधिक संग्रह अपने पास ना करे। इसी को एक और नाम दिया गया है, हमने बुद्ध चिंतन में भी पढ़ा था, अपरिग्रह। चौथी बात, धर्म वह है जिसमें व्यक्ति जो चोरी ना करे, चोरी न करे। इसी को नाम दिया गया अस्तेय या अचौर्य। और धर्म वह है जहाँ व्यक्ति जो है किसका पालन करता है? ब्रह्मचर्य का। तो इसमें आपने देखा कि व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने की बात की गई है और कहीं भी ये नहीं बताया गया कि आप भगवा धारण कीजिए, आप हरा धारण कीजिए, आप जो है क्रोश धारण कीजिए। ये सभी बातें नहीं की गई हैं। सीधे सीधे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप जो है धार्मिक हैं। यही धर्म का मूल मंत्र है गांधी जी के हिसाब से। और जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, सांप्रदायिकता और आतंकवाद जैसी कोई भी बात जो है गांधी जी के धर्म में हमें दिखलाई नहीं पड़ती। तो ये था राजनीतिक गांधी जी का आध्यात्मिक और धार्मिक चिंतन और गांधी जी का धर्म के प्रति क्या मत था, वो धर्म को क्या मानते थे। अब आगे यदि हम बात करें तो राजनीति के बारे में उनके क्या विचार थे। राजनीति के बारे में वो मानते थे कि राजनीति जो है वो नैतिकता से युक्त होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि राजनीति नैतिकता प्रधान होनी चाहिए, नैतिकता प्रधान राजनीति। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के चिंतन के दो मूल तत्व क्या थे। तो पहला था, अभी अभी हमने देखा, सत्य, और दूसरा था अहिंसा। इन्हीं दोनों तत्वों के इर्द गिर्द जो है गांधी जी का चिंतन घूमता है। ये इनके चिंतन के दो मूल आधार हैं। दूसरी बात, गांधी जी बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य किसी राज्य का नागरिक होना, कोई संपत्ति प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, यह व्यक्ति का मूल उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य है सत्य या ईश्वर की प्राप्ति। सत्य या ईश्वर की प्राप्ति ही गांधी जी के अनुसार व्यक्ति का मूल
उद्देश्य है। वो कहते हैं कि सत्य जो है निरपेक्ष है, अतुलनीय है, किसी से तुलना नहीं होती सत्य की, सत्य जो है वो है। लेकिन ईश्वर जो है वो सापेक्ष होता है, किसी को ईश्वर कैसे दिखते हैं, किसी को कैसे दिखते हैं, हर किसी के अपने अनुभव होते हैं। और यानी कि वो कहते हैं कि कोई ईश्वर को ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये उनका मूल मंत्र था। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, तो वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ईश्वर के बारे में जो है पूर्ण ज्ञान नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर को पूर्ण नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकता। और अब चूंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो इसलिए ये कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या हो सकता है। किसी को थोड़ा ज्ञान है, किसी को थोड़ा और ज्ञान है, किसी को थोड़ा और ज्ञान है, ये सब मिल करके आपस में जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसलिए ये कह रहे हैं कि हिंसा से जो है ईश्वर प्राप्त नहीं होते, हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम से ईश्वर की प्राप्त होते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों की बात इन्होंने की कि जो है प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। ऐसा इनका मानना था। क्यों? क्योंकि अगली बात ये कह रहे हैं कि जो हिंसा है वह किसकी विशेषता है? हिंसा पशु की विशेषता है। पशु हिंसा करता है अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपने कुल कुटुंबियों में, अपने ही प्रजाति के जो अन्य जानवर होते हैं उनमें। लेकिन मानव की विशेषता क्या है? प्रेम जो है मानव की विशेषता है। इसलिए आप देख लीजिए कि आप पशु होना चाहते हैं या मानव। यदि मानव होना चाहते हैं तो प्रेम आपका तत्व होगा, यदि पशु होना चाहते हैं तो हिंसा आपका तत्व होगी। इस आधार पर इन्होंने जो है सत्य और अहिंसा का पहली बार राजनीतिक प्रयोग किया। इससे पहले राजनीति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए लड़ाइयाँ होती थी। सत्य अहिंसा का राजनीतिक प्रयोग मानव इतिहास में पहले नहीं देखा गया था। गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा का राजनीतिक प्रयोग किया और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना अप्रतिम योगदान दिया। और इन्हीं राजनीतिक प्रयोग से इन्होंने जो है साम्राज्यवाद का मुकाबला किया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। अब यहाँ एक और कमेंटेटर की, राजनीति शास्त्री की, प्रोफेसर की बात हम करते हैं जिनका नाम था भिखु पारीक। ये नाम आपके आगे आते रहेंगे जब आप राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने विशेष टिप्पणियाँ की हैं। और राजनीति शास्त्र के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में आप कुछ अलग विद्वानों को पाते हैं, राजनीतिक चिंतन में कुछ अलग विद्वानों को पाते हैं। तो धीरे धीरे अक्रमिक अध्ययन से एक साथ हो सकता है नाम याद नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कुछ बातें जो है आपके अंतर्मन में घर करती जाएंगी और अपने आप जो है आपको याद हो जाएंगे। इसलिए अलग से ना रटें, स्वतः याद होगा, ये स्वतः प्रक्रम है। तो भिखु पारीक ने कहा कि गांधी के चिंतन में ये स्वीकार किया गया है कि, क्या स्वीकार किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उस व्यक्ति के लिए न सिर्फ शोषक जिम्मेदार है, बल्कि शोषक के साथ जो शोषित है या जो पीड़ित है वह भी जिम्मेदार है। थोड़ी अजीब बात लगी होगी कि मेरा शोषण यदि हो रहा है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्यों जिम्मेदार हूँ? क्योंकि मैं जो है शोषण का
विरोध नहीं कर रहा हूँ, शोषण का जो अन्याय हो रहा है मेरे प्रति उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा रहा हूँ, इसलिए जो है मैं भी इसी पाप का भागीदार हूँ। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है क्या आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। लोगों की आवाज़ को उजागर करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, और जो अभी तक कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय तक, उस आंदोलन को एक भद्रजनों के आंदोलन से बढ़ा करके और आम नागरिकों का आंदोलन बनाया, आम लोगों का आंदोलन बनाया। असहयोग आंदोलन से इन्होंने जो है आम जनता को जोड़ा। ये ऐसा कहा इन्होंने भीखू पारेख जी ने गांधी जी के बारे में कि शोषण के लिए शोषक के साथ साथ शोषित भी जिम्मेदार है, क्योंकि वह शोषण का विरोध नहीं करता है। दूसरी बात गांधी जी की राजनीति के बारे में, चूँकि नैतिकता प्रधान राजनीति की वो बात करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य पवित्र है तो आप जो उस तौर तरीके यूज़ करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो भी पवित्र होने चाहिए। यानी ये कहते हैं कि यदि आपका साध्य पवित्र है, पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। साधन भी जो है पवित्र होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और इनका मूल लक्ष्य आपने देखा कि इनका मूल लक्ष्य था साम्राज्यवाद की समाप्ति, उपनिवेशवाद की समाप्ति। हम सभी देखते हैं कि जब कोई महान जननायक पैदा होता है, महान नेता, थिंकर या विचारक पैदा होता है, तो उसके विचार एक सामान्य अर्थ तो लिए हुए होते ही हैं, लेकिन उनमें एक पुट होता है जो उस समय की तात्कालिक समस्याएं होती हैं, उनका विरोध करने का हिस्सा उनमें ज़रूर होता है। तो उसी प्रकार गांधी जी की बातें हालांकि आज भी प्रासंगिक हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय गांधी जी का लक्ष्य क्या था? तो गांधी जी का लक्ष्य था साम्राज्यवाद की समाप्ति, उपनिवेशवाद की समाप्ति। और इसके लिए उनके तरीके हमने आपको बताया कि सत्य और अहिंसा, सत्य प्लस अहिंसा, इन दोनों से इन्होंने इसको प्राप्त करने की कोशिश की और सफल भी हुई। और मूल उद्देश्य आपने देखा कि ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? तो हिंसा से नहीं होगी बल्कि प्रेम से होगी। यह था गांधी जी के राजनीतिक विचार। अब ये भी यदि हम बात करते हैं सत्याग्रह की, एक और गांधी जी का सिद्धांत है जिसे कहा जाता है सत्याग्रह। आज भी कई नेताओं द्वारा क्लेम किया जाता है कि वे सत्याग्रही हैं, लेकिन अभी आपको पता लग जाएगा कि उनके सत्याग्रह में और गांधी जी के सत्याग्रह में कितना फर्क था। गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध अन्याय तथा शोषण के खिलाफ नैतिक संघर्ष ही क्या है? सत्याग्रह। यानी सत्य का आग्रह रखना, अन्याय और शोषण के खिलाफ नैतिक संघर्ष करना क्या है? सत्याग्रह है। सत्याग्रह कुछ अलग चीज है, एक परिवर्तन का जरिया है। आप यदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, कुछ शब्द आते हैं। एक आता है संविधानवाद। पीछे हमने अरविंदो में भी पढ़ा था, संविधान उदारवादियों की विचारधारा है जिसमें संविधान के मुताबिक वे जो है सुधार चाहते हैं कानून के दायरे में रह करके। और एक दूसरी विचारधारा थी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी
राष्ट्रवाद। यानी मूलतः ये जो है 20वीं सदी की प्रारंभिक दौर के नरम दल और गरम दल का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधाराएं हैं दोनों। ये पेटिशन देते रहते थे संविधानवादी, और ये गोली बंदूक चलाते रहते थे। ठीक है, अब इन दोनों माध्यमों से अलग एक विचारधारा है। ये सत्याग्रह जो है इन दोनों से अलग है। सत्याग्रह दोनों से अलग कैसे है? क्योंकि ना तो इसमें कानून से बंधे होने की बात की गई है और ना ही गोली बंदूक हिंसा की बात की गई है। सत्याग्रह दोनों से अलग है। यह जो है परिवर्तन का एक माध्यम है। चूंकि यदि आप संविधानवाद के बारे में जानते हैं तो ये क्रमिक सुधार की बात करता है, परिवर्तन की बात नहीं करता। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद परिवर्तन की बात करता है, लेकिन किसके जरिए? उसके साधन पवित्र नहीं होते हैं, हिंसा से परिवर्तन की बात करता है। लेकिन सत्याग्रह परिवर्तन की भी बात करता है, लेकिन फिर भी इसमें साधन पवित्र बने रहते हैं। तो ये जो है एक अलग चीज है, और गांधी जी का मजबूत हथियार साबित हुआ। आज भी नेताओं जो है इसका मुखौटा ओढ़े रहते हैं सत्याग्रही का। सत्याग्रह को दूसरा नाम ये देते हैं कि समुदाय की नैतिकता है, समाज की नैतिकता है। यानी इसे कहते हैं कि सत्याग्रह क्या है? सामुदायिक नैतिकता है। क्यों है? यहां भी वो यही बात कहते हैं कि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर का अंश है, इसलिए व्यक्ति अच्छा है और नैतिक भी है। इसलिए उसमें जो है, उस व्यक्ति में नैतिकता का विकास हो सकता है। और नैतिकता के विकास से न सिर्फ व्यक्ति बदलेगा, व्यक्ति के साथ साथ जो है व्यक्ति प्लस व्यवस्था दोनों में नैतिकता के विकास से बदलाव किया जा सकता है। यानी दोबारा दोहराता हूं मैं, गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह सामुदायिक नैतिकता है। क्यों है? क्योंकि व्यक्ति ईश्वर का अंश है, वह अच्छा और नैतिक है। इसलिए नैतिकता के विकास से न सिर्फ व्यक्ति में परिवर्तन संभव है, बल्कि व्यवस्था में भी बदलाव हो सकता है। इसलिए यह सामुदायिक नैतिकता है। अब वो सत्याग्रही के गुण बतलाते हुए क्या कहते हैं कि एक सत्याग्रही में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि सत्याग्रही के गुण कौन कौन से। पहला है प्रेम। और प्रेम किससे? ईश्वर से, व्यक्ति से और हर एक चीज से। जो भी नजरों के सामने है उससे आपको प्रेम होना चाहिए, घृणा आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अहिंसक रहें। सत्याग्रही का मूल मंत्र होता है कि अहिंसक रहे और भय न माने। गांधी जी कहते हैं कि भय यदि आप में है तो आप सत्याग्रही नहीं हो सकते। शक्तिशाली हो, शक्तिशाली बाहुबल से नहीं बल्कि मन से शक्तिशाली हो, अपने संकल्प से शक्तिशाली हो। अब यहां कह सकते हैं कि शक्तिशाली विरोध भी करता है लेकिन प्रेम भी है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हमें जो है पाप से घृणा करनी चाहिए, और पाप कोई वस्तु नहीं होती। पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। इसलिए हमें गांधी जी कहते हैं कि विपक्षी के प्रति भी आप जो है प्रेम कीजिए। जो सामने वाला है विपक्षी से भी प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रही हमेशा सत्य के विषय की बात करता है, सत्य के विषय की बात करता है और सामंजस्य की बात करता है।
अहिंसक होता है, वो भय नहीं मानता, कि किसी भी चीज से भयभीत नहीं होता, सामने विपक्षी की शक्ति से भय नहीं होता, और मन से वचन से शक्तिशाली होता है। अब यहाँ एक और विचारधारा सत्याग्रह की थोड़ी समकक्ष एक विचारधारा आती है, जिसे कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध आपने अरबिंदो में भी पढ़ा था, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के गुणों में ये सब बातें नहीं थी, प्रेम, अहिंसा, निर्भय, शक्तिशाली। उसमें जो है निष्क्रिय प्रतिरोध, जब मौका मिले, जब हिंसा की भी बात होती थी, पैसिव रेजिस्टेंस, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था डेविड थोरो ने। ये भी गांधी जी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बहुत से विचारकों से गांधी जी ने प्रेरणा पाई है, उनमें एक डेविड थोरो भी रहे हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरोध को गांधी जी ने अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अरबिंदो ने तो इसको जो है इसमें हिंसा की भी बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध में आप हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं, हिंसा वर्जित नहीं है। लेकिन गांधी जी ने इसको मॉडिफाइड कर दिया, किसके रूप में? इन्होंने इसको कहा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध है। तो यही अंतर है गांधी जी के सत्याग्रह में और निष्क्रिय प्रतिरोध में। निष्क्रिय प्रतिरोध अरबिंदो के। दूसरी बात, निष्क्रिय प्रतिरोध में अब ठीक है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध तो हो रहा है, लेकिन ये आवश्यकता पड़ने पर हिंसक भी हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हिंसक। फिर ये हमेशा विपक्षी की पराजय की कामना करते हैं, जबकि सत्याग्रह में तो हार जीत का कोई विकल्प ही नहीं होता, वहां सामंजस्य की बात होती है। ठीक है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध वाले क्या करते हैं? विपक्षी की पराजय चाहते हैं, विपक्ष की पराजय की कामना करते हैं। और ये इनके लिए पक्ष अलग है और विपक्ष अलग है, यानी दोनों का स्पष्ट विभाजन होता है निष्क्रिय प्रतिरोध में। ध्यान रहे, निष्क्रिय प्रतिरोध की शब्दावली इस्तेमाल की थी डेविड थोरो ने, प्रयोग की थी अरबिंदो ने, और गांधी ने उसको मॉडिफाई किया सत्याग्रह के रूप में। अब गांधी जी का सत्याग्रह क्या है? गांधी जी का सत्याग्रह, यदि इससे हम तुलना करते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध से, तो गांधी जी का सत्याग्रह यहां हम थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी निष्क्रिय प्रतिरोध की अपेक्षा गांधी जी का सत्याग्रह आदर्शवादी है। परंतु अब इसी सत्याग्रह से गांधी जी आंदोलन करते हैं। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन इन्होंने किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा आंदोलन इन्होंने किया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में यदि तीन बड़े आंदोलन जिनमें जन सामान्य की भागीदारी थी, तीन बड़े आंदोलनों का जब जिक्र आता है तो इन्हीं तीनों का जिक्र आता है। और आपने देखा कि इन्होंने किस प्रकार सत्याग्रह का व्यवहारिक प्रयोग किया। तो यह भी एक कारण है कि गांधी जी को कहा जाता है कि वे व्यवहारिक आदर्शवादी हैं। यानी सत्याग्रह का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, इसलिए भी इनको व्यवहारिक आदर्शवादी कहा गया। इससे पहले भी हमने इनको व्यवहारिक आदर्शवादी का एक अन्य कारण बताया था। वो ये था कि दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सेवा है, व्यक्ति ईश्वर की संतान है, सबकी आत्मा में परमेश्वर का निवास है,
और गरीब की सेवा भी ईश्वर की सेवा है, यानी व्यवहार को आदर्श से जोड़ दिया, इसलिए व्यवहारिक आदर्शवादी हैं। दूसरी बात, सत्याग्रह के आदर्श को इन्होंने व्यवहारिक रूप प्रदान किया, इसलिए ये व्यवहारिक आदर्शवादी हैं। तो ये था गांधी जी का सत्याग्रह का विचार। अगला विचार, नैतिकता प्रधान राजनीति हमने देखी और सत्याग्रह का विचार देखा, इनके धर्म के प्रति, आध्यात्मिक के प्रति विचार देखे। अब देखते हैं गांधी जी का राज्य के प्रति विचार, या गांधी जी का राज्य का विचार। तो यहाँ इस जगह गांधी जी को कहा जाता है कि ये मूलतः एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। इस टर्म को हम यहाँ आगे और डिफाइन करेंगे, दार्शनिक अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट। आप सभी देखते हैं कि पहले यूरोप में और आजकल लगभग दुनिया के हर हिस्से में एक विचारधारा पनपी। पहले छोटे छोटे राज्य होते थे और अब जो विचारधारा पनपी वह है नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट की दोनों शब्दों को हम अलग अलग देखें तो नेशन का मतलब होता है कि सभी जाति, धर्म और भाषा, इन सब के लोग सामूहिक रूप से एक रहे। यानी ये इनका एक समूह हो। ये किस प्रकार का सिद्धांत है? तो नेशन जो है हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और मनोवैज्ञानिक एकता की बात करता है। यदि स्टेट के बारे में हम बात करें तो स्टेट जो है एक सॉवरेन एंटिटी है, इसमें संप्रभु सरकार होती है, सरकार सर्वेसर्वा होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है, सबसे ऊपर की एक सरकार होती है और सरकार के पास जो है पुलिस होती है, सेना होती है, यानी आर्मी होती है। अब आज के समय में क्या होता है कि नेशन और स्टेट, राष्ट्र तथा राज्य दोनों का समानार्थक प्रयोग किया जाता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र और राज्य एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं। यह था नेशन स्टेट का सिद्धांत। यहाँ इसके उलट गांधी जी की बात आती है। गांधी जी इस नेशन स्टेट की बड़ी आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं? तो गांधी जी राष्ट्र राज्य की आलोचना करते हैं। राष्ट्र राज्य की आलोचना, क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य क्या है? गांधी जी राज्य को संज्ञा देते हैं कि यह आत्मा विहीन, आत्मा रहित मशीन है। इसमें आत्मा नहीं है, भावनाएं नहीं हैं। इसका मतलब राज्य में अपने नागरिकों की कद्र नहीं है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य हिंसा का संगठित रूप है। राज्य जो है हिंसा का संगठित रूप है। ठीक है। इसके विपरीत गांधी जी अपने जो राज्य का प्रतिपादन करते हैं वो प्रतिपादन करते हैं राम राज्य का। यानी एक ऐसा राज्य जिसमें ना सेना होगी ना पुलिस होगी, सभी लोग अपने मन से नैतिक होंगे, स्वतः नैतिक होंगे। ठीक है। यानी सीधी सीधी बात कहें तो किसी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा,
लेकिन सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, इसलिए राज्य नाम की संस्था तो होगी ही नहीं। अब गांधी जी को अराजकतावादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अराजकतावादी इसलिए हैं, वो राज्य की आलोचना करते हैं, राज्य को आत्मा रहित मशीन मानते हैं और राज्य तथा सरकार दोनों का विरोध करते हैं। इनको हिंसा का संगठित स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये अराजकतावादी हैं। अब दार्शनिक अराजकतावादी क्यों हैं? अराजकतावादी तो इसलिए हैं क्योंकि सरकार और राज्य का विरोध करते हैं, लेकिन दार्शनिक अराजकतावादी हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके जो विरोध का आधार है, जिस आधार पर ये विरोध कर रहे हैं, वह हिंसक विरोध नहीं है, व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का विरोध नहीं है, बल्कि वह विरोध नैतिक है, वह विरोध दार्शनिक है। और दार्शनिक या नैतिक का अभिप्राय क्या होता है? हमने देखा, इसका अभिप्राय होता है आप सत्य का पालन करते हैं, आप अहिंसा का पालन करते हैं, आप परिग्रह का पालन करते हैं, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अब जो व्यक्ति इन सभी चीजों का पालन कर रहा है, उसके लिए राज्य की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए ये कहते हैं कि व्यक्ति आत्मनियंत्रित होगा, आत्मनियंत्रित होगा, इसलिए ये दार्शनिक हैं और नैतिकतावादी हैं और राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अराजकतावादी हैं। तो ये था इनका अराजकतावादी का विचार। अब इन्होंने अपने, हम देख रहे हैं कि गांधी जी को हम संज्ञा दे रहे हैं व्यवहारिक आदर्शवाद की। अब इस बात को, अपने राम राज्य के विचार को व्यावहारिक बनाने का प्रयास करते हैं वो। हालांकि जिन लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया, उसे उस रूप में इम्प्लीमेंट नहीं किया जिस रूप में गांधी जी चाहते थे। तो राम राज्य को व्यावहारिक बनाने के लिए इन्होंने विचार दिया विकेंद्रीकृत राज्य का, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट, या विचार दिया पंचायती राज का। आज जो पंचायती राज है वह मूलतः निर्भर है राज्य सरकारों पर, यानी जो राज्य सूची के विषय हैं, उसी सूची में से कुछ विषय पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए गए हैं और उन विषयों में से जो वित्त की प्राप्ति होती है, उसके लिए पंचायती राज संस्थाएं किस पर निर्भर है? राज्य सरकारों पर निर्भर हैं, जो केंद्र से अनुदान आता है उस पर निर्भर हैं। इसलिए वह ये पूर्णतः विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनका जो कंट्रोल का बटन है वो ऊपर की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के हाथ में है। दूसरी खामी ये भी है इसमें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उस समय नहीं हुआ जब संविधान बनाया गया था या गांधी जी जीवित थे। इसके बाद, उनके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो कई खामियां इसमें रह गई और मूल रूप से गांधी जी जैसा चाहते थे वैसी व्यवस्था नहीं बन पाई। और आज भी आप देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं मूलतः चाहते तो गांधी जी थे राम राज्य के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार बन गई हैं राजनेताओं का, और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ही सबसे ज़्यादा हिंसा की वारदातें होती हैं। तो ये विचार उनका जो है वास्तव में व्यवहार को में परिणत नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। हालांकि उन्होंने विकल्प दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया जाए उन्हें, और नाम मात्र के विषय ही रहें केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। लगभग सभी विषय आप पंचायती राज को स्थानांतरित कर दीजिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सभी के विषय, कर उगाहने के लिए, इससे जो है एक आदर्श समाज स्थापित हो पाएगा और
अहिंसक समाज हो पाएगा। अब छोटा केंद्र होगा, छोटे विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी तो व्यवस्था बनाए रखना आसान होगा, और समाज में जो है हिंसा नहीं होगी, यानी इससे समाज अहिंसक बनेगा, ऐसा उनका मानना था। तो ये था गांधी जी का राज्य का विचार। अब लोकतंत्र के बारे में उनके क्या विचार थे। लोकतंत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र जो है आधुनिक अर्थों में एक उदारवादी विचारधारा है। तो और लोकतंत्र की जड़ें कहाँ हैं? लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप माना जाता था इंग्लैंड की संसदीय लोकतंत्र। गांधी जी कड़ी आलोचना करते हैं इंग्लैंड की संसद की, इन्होंने आलोचना की क्योंकि लोकतंत्र का जन्मदाता वहीं से माना जाता है, इंग्लैंड की संसद से ही, और उसकी जो है गांधी जी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि ये जो है कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे, और इसको वो संज्ञा देते हैं कि ये जो है एक बकवास की संस्था है। यहाँ राजनेता इकट्ठा होकर के और बकवास के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, बकवास की संस्था है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, जनता की भलाई नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने संज्ञा दी कि इंग्लैंड की जो संसद है वह बांझ है, और इंग्लैंड की संसद क्या है? वैश्या है। क्यों है? इन्होंने कहा कि संसद के जरिए, संसद के कारण राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया है, सेंट्रलाइज हो गई हैं। ऑल पॉलिटिकल पावर्स जो है एक जगह एक ही व्यक्ति के हाथ में या व्यक्ति समूह के हाथ में आ गई हैं। राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया है, ऐसा उनका मानना था। और जनता की जगह, जैसा आज भी आप महसूस करते होंगे कि शक्ति जनता के हाथ में नहीं है, जनता की जगह शक्ति जो है किसके पास आ गई है? जनता की जगह शक्ति आ गई है दलों के पास, पार्टी के पास, और पार्टी ही सब कुछ हो गई है। फिर घिर के वहीं पार्टियां रिपीट होती रहती हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, दूसरी बार कांग्रेस, ऐसा चलता रहता है। जनता की जगह राजनीतिक दल को शक्ति मिल गई है। अब गांधी जी के समय में चूंकि भारत में संसद नहीं थी और संसद का स्वरूप इंग्लैंड की संसद ही माना जाता था, तो इसलिए, और हमारी भी जो व्यवस्था है वो मूलतः वही अंग्रेजी व्यवस्था ही है, वहीं से हमने सब कुछ लिया है। हमारा आधा संविधान तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही है। तो उन्होंने कहा कि जनता की जगह राजनीतिक दल शक्ति के केंद्र बन गए हैं, शक्तियां उनके पास आ गई। इसलिए उन्होंने कहा कि दलों को हटा देना चाहिए, और लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। जब दल विहीन लोकतंत्र होगा तभी जो है जनता के हाथ में मूल शक्तियां आ पाएंगी। यानी व्यक्ति दल के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगा, हर व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, तो जनता उस व्यक्ति से प्रभावित होकर के उसे वोट देगी, ना कि किसी दल की विचारधारा से। इसलिए दल विहीन लोकतंत्र का वो समर्थन करते हैं। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि सहभागी लोकतंत्र होना चाहिए। सहभागी लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो संस्थाओं में, और इसी को अपनाने के लिए जो है व्यवहार में लाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया और भारत में पंचायती राज लागू हुआ। हालांकि क्या विशेषताएं हैं, कितना व्यावहारिक रूप मिल पाया गांधी जी के विचारों को, वो सब एक अलग बात है, लेकिन कोशिश की गई, 73वां संविधान संशोधन लाया गया और पंचायती राज की स्थापना की गई। ठीक है। अब
ये होगी लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की बात। अब लोकतंत्र की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी राजनीतिक लोकतंत्र के बाद ये बात करते हैं आर्थिक लोकतंत्र की या आर्थिक विकेंद्रीकरण की। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब कि उत्पादन के साधन या जो भी वित्त है, जो रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, वो एक के हाथों में नहीं हो। जैसे अरबपति, एक ही व्यक्ति अरबपति खरबपति बन जाए और बाकी सब मजदूर बने रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने कहा कि आप प्राथमिकता दीजिए लघु उद्योगों को। छोटे उद्योग, भारी उद्योगों का उन्होंने समर्थन नहीं किया, छोटे उद्योगों की वकालत की, और आप प्राथमिकता दीजिए कुटीर उद्योगों को। कुटीर उद्योग जो घर घर में चलाए जाते हैं, कोई मोमबत्ती बनाने का, जो हाथ से घर के सदस्य जो उद्योग चला सकते हैं। जैसे आज कुछ ही उदाहरण ऐसे बचे हैं, मोमबत्ती उद्योग, दिया सलाई उद्योग, या तेंदुपत्ता का भी एक कुटीर उद्योग माना जाता है, बीड़ी वगैरह जो बनती है। उदाहरण कम बचे हैं, ऐसे ही क्षेत्र बचे हैं, लेकिन इन्होंने वकालत की कि कुटीर उद्योग होने चाहिए। और यही जो है, इन्होंने कहा कि यही चीज़ें भारत के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? ये समस्या से हम आज भी दो चार हो रहे हैं, क्योंकि उस समय भी बेरोजगारी थी, लोगों को काम नहीं था और जनसंख्या ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि भारत जो है श्रम प्रधान देश है। अब हर हाथ को काम देने के लिए, क्योंकि भारी उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और श्रम शक्ति को जो है मशीनों से विस्थापित कर दिया जाता है। लेकिन यदि छोटे उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, तो हर हाथ को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और जो है ज़्यादा उपयोगिता सिद्ध हो पाएगी, आर्थिक विकेंद्रीकरण आ पाएगा। अब इस प्रकार के लोकतंत्र को, यानी दल विहीन लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण पर आधारित लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, इन सब को वो संज्ञा देते हैं लोकतंत्र की, वास्तविक लोकतंत्र की। यानी वास्तविक लोकतंत्र में जो है धन विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो और समाज में असमानता नहीं हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, उसको वास्तविक लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। और कहते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र में ही जो है स्वराज संभव है। स्वराज का अलग अलग नेताओं द्वारा और अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ लगाया गया। जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, वो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। फिर इसके बाद स्वराज के मायने बदलते गए समय के साथ 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और गांधी जी ने जिस स्वराज की बात की है उसके मायने उन्होंने बताए हैं कि इनके स्वराज का मतलब है व्यक्ति का नैतिक आत्म नियंत्रण। ये कहते हैं कि व्यक्ति का नैतिक आत्म नियंत्रण होना चाहिए, खुद का खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल कैसे होगा? वही 5 व्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, हर कोई बच्चा आज कहाँ भेजते हैं आप लोग? अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजे जाते हैं, जबकि गांधी जी इसकी उलट कहते थे। वो कहते थे कि शिक्षा जो है हमेशा मातृभाषा में होनी चाहिए, इससे व्यक्ति सीखता ज़्यादा है। जबकि एक भाषा को सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप सही ढंग से सीखते हैं, तो 2 से 3 महीने की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि आपकी पूरी शिक्षा ही किसी विदेशी भाषा में हुई है, तो आप जो मूलभूत शिक्षा है, शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है, उस चीज़ को भूल जाते हैं और रटने की प्रवृत्तियों पर आ जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी वकालत करते हैं कि शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। तीसरी बात हमने देखा कि आर्थिक
विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। क्यों मिलेगा? भारत श्रम प्रधान देश है, सबको रोजगार की ज़रूरत है, इसलिए आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जो सब लोग भाग रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के पीछे, वह सब गलत है। हमें अपनी संस्कृति से लगाव होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता, उसका जीना बेकार है। वह अपने अस्तित्व को ही चुनौती दे रहा है कि मैं ही इस धरती पर गलत अवतरित हुआ हूँ। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और समाज में, हर समाज में कुछ बुराइयां होती हैं, हमारे समाज में भी थी और हैं भी, और उसी बुराई में से एक है छुआछूत। गांधी जी कहते हैं कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। ठीक है, हर धर्म में जो सांप्रदायिकता के तत्व हैं वो सक्रिय ना रहें और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सुहृदयता से लोग रहें, अच्छे हृदय से एक दूसरे का सहयोग करें, तो हमें जो है स्वराज मिलेगा और वहीं जो है वास्तविक लोकतंत्र होगा। यानी कुल मिलाकर के यदि कहें तो गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करें। अब यदि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो कभी भी अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो उसमें एक कर्तव्य ये भी है कि वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र को ना लांघे, उसका अतिक्रमण ना करें। तो इसलिए व्यक्तियों में अधिकारों के लिए कभी संघर्ष नहीं होगा, अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। किससे नहीं होगा? यदि हर व्यक्ति कर्तव्य का पालन करे तब। तो ये थे गांधी जी का लोकतंत्र पर विचार। अब आगे बात आती है एक और अवधारणा, समाजवाद की अवधारणा, या गांधी जी के शब्दों में उन्होंने नाम दिया इसे सर्वोदय की अवधारणा। तो क्या है सर्वोदय की अवधारणा? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सभी का उदय, सर्वोदय। हमने थोड़ा थोड़ा कुछ थिंकर पढ़े, वेस्टर्न थिंकर्स पढ़े, उनमें कुछ विचारधाराएं आई, उदारवाद, समाजवाद। हालांकि विचारधाराओं का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उन्हीं विचारकों ने उन विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है। जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, इन सभी के विचारों का मूल क्या था? समाजवाद। अब समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में मूलतः एक वर्ग विशेष के हितों की वकालत की जाती है। यानी समाजवाद में वर्गीय हित की बात की जाती है। जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके हक दिलाए जाते हैं, और जो अमीर होते हैं उनकी कोई बात नहीं होती, उनके हितों की बातें नहीं होती। लेकिन इसके उलट गांधी जी का जो सर्वोदय है, इसमें ये बात करते हैं सभी के उदय की, सभी के उत्थान की। सर्वोदय में सभी के उत्थान की बात है। और सभी का उत्थान कैसे होगा? तो सभी में कौन का आता है? एक तो गरीब आता है, दूसरे अमीर आते हैं। अमीर की आवश्यकता क्या है और गरीब की आवश्यकता क्या है? उसी हिसाब से गरीब की आवश्यकता है आर्थिक, तो गरीब का जो उत्थान होगा वह आर्थिक उत्थान होगा। क्योंकि अमीर के पास आर्थिक आवश्यकताएं तो उसकी पूर्ण होती हैं,
लेकिन उसे जिस उत्थान की ज़रूरत होती है वह है नैतिकता की। उसमें नैतिक तत्वों का समावेश किया जाएगा और नैतिक उत्थान उसका किया जाएगा, यानी मोरल अपलिफ्टमेंट। मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी कहते हैं कि सभी व्यक्ति, वही इनका जो मूल तत्व है, मूल विचार है, सभी व्यक्ति क्या है? ईश्वर की संतान है। और जितनी भी संपत्तियां हैं दुनिया में, जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति का मालिक कौन है? संपत्ति का मालिक हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, उसका मालिक है ईश्वर। और हम आप क्या हैं? व्यक्ति जो है केवल एक संरक्षक है। इसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहा जाता है कि व्यक्ति उस संपत्ति का सिर्फ ट्रस्टी है, मालिक ईश्वर है, व्यक्ति ट्रस्टी है। इस बात को कहते हैं गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो व्यक्ति केवल संरक्षक है। इसलिए जो संपत्ति आवश्यकता से ज्यादा है, जो संपत्ति आवश्यकता से ज्यादा है, उस संपत्ति को आप जो है दान कर दीजिए, ऐसा इनका मानना था। अब दान करने से ईश्वर की सेवा, गरीबों की सेवा होगी, गरीबों की सेवा होगी, इनका आर्थिक उत्थान होगा। गरीबों की सेवा होगी, दरिद्र नारायण की यानी ईश्वर की सेवा होगी। तो गरीबों का आर्थिक उत्थान होगा, अमीरों का नैतिक उत्थान होगा और अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सर्वोदय होगा। अब दान में क्या क्या चीजें इन्होंने शामिल की? दान में इन्होंने कहा कि भूमि दान, दूसरी बात ग्राम दान, श्रम दान, संपत्ति दान, इस प्रकार कई इन्होंने प्रकार बताए। और यहाँ भूदान ग्रामदान आंदोलन भी एक होता है जिसमें विनोबा भावे का नाम आप पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने मोरल अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात की। अब यहाँ एक और राजनीति शास्त्री हुए हैं, आरजी मसरूवाला। वो क्या कहते हैं? जब गांधी के सर्वोदय की और मार्क्सवाद की जब तुलना की जाती है तो कई लोगों का यह मानना है कि यदि मार्क्सवाद से हिंसा हटा ली जाए तो वह बन जाता है गांधीवाद, और यदि गांधीवाद में हिंसा मिला दी जाए तो वह बन जाता है मार्क्सवाद। लेकिन आरजी मसरूवाला साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आरजी मसरूवाला ने किस बात का खंडन किया? इन्होंने कहा कि आप जो मानते हैं कि गांधीवाद प्लस हिंसा बराबर मार्क्सवाद, यह विचार जो है यह सही नहीं है। दूसरी बात, मार्क्सवाद माइनस हिंसा बराबर गांधीवाद, यह विचार भी मसरूवाला साहब के शब्दों में सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने देखा कि मार्क्स किसकी बात करते हैं? मार्क्स बात करते हैं वर्ग के हितों की। मार्क्स बात करते हैं पूंजीपति सर्वहारा दो वर्गों में समाज को विभाजित करते हैं और पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा है ऐसा मानते हैं। फिर सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति की, हिंसक क्रांति की बात करते हैं। तो गांधी जी जबकि किसकी बात करते हैं? गांधी जी सर्वोदय की बात करते हैं, अमीरों के नैतिक उत्थान की, गरीबों के आर्थिक उत्थान की। इसलिए आरजी मसरूवाला जी कहते हैं कि ये जो आरोप है गांधीवाद पर, यह सही नहीं है और गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों अलग अलग बातें हैं।
यानी सर्वोदय मार्क्सवाद से बिल्कुल अलग है, इसका कोई और छोर नहीं है तुलना करने का। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया कि इनका जो सर्वोदयी समाज का विचार था इसको एक नाम दिया। इन्होंने कहा कि सर्वोदयी समाज जो है वो क्या है, सामुद्रिक वृत्त है। सामुद्रिक वृत्त का मतलब क्या हुआ? सामुद्रिक वृत्त का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति किसकी भलाई करेगा? व्यक्ति भलाई करेगा, ये व्यक्ति है, ये इससे बड़ी संस्था कौन सी है? परिवार। तो व्यक्ति परिवार की भलाई की सोचेगा, और परिवार से बड़ी संस्था है गांव, तो परिवार सामूहिक रूप से गांव की भलाई की सोचेगा। गांव से बड़ी संस्था है तालुका, तो गांव सामूहिक रूप से समूचे तालुका की भलाई की सोचेगा। यानी गांधी जी ये कह रहे हैं कि प्रत्येक छोटी संस्था अपने से बड़ी संस्था की भलाई करेगी, और इसी को उन्होंने कहा सामुद्रिक वृत्त। यानी इससे सभी का कल्याण संभव हो पाएगा और समाज में वास्तविक सर्वोदय हो पाएगा, सर्वोदयी समाज की स्थापना हो पाएगी। इसी सर्वोदयी समाज के विचार में गांधी जी श्रम की गरिमा भी बतलाते हैं, और श्रम की गरिमा बतलाते हुए वो कहते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है शारीरिक श्रम करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक नाई यदि बाल काटने में उसका जितना श्रम का मूल्य है उतना ही मूल्य एक वकील द्वारा कोर्ट में बहस करने का है। यानी नाई के श्रम का मूल्य वकील के श्रम के मूल्य के समान ही उपयोगी है। नाई की भी उपयोगिता है और वकील की भी उपयोगिता है। समाज में हर व्यक्ति के श्रम की अपनी गरिमा है और कोई किसी से कमतर नहीं है। गांधी जी के इस विचार से और इसी विचार में, यानी हर व्यक्ति के श्रम की अपनी गरिमा है, इसी विचार में मूलतः उनका समाजवाद का मूल दर्शन निहित है। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने बताई कि श्रम की गरिमा है, इसलिए सर्वोदयी समाज में या जो इनका सर्वोदयी समाज में छुआछूत की कोई जगह नहीं होगी, भेदभाव की कोई जगह नहीं होगी, सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी के श्रम का समान महत्व है, इसलिए ना तो छुआछूत की जगह होगी और ना ही सांप्रदायिकता की कोई जगह होगी। दोनों की कोई जगह समाज में नहीं होगी। ठीक है, ये थे मोटे मोटे गांधी जी के विचार हमने देखे। अब आगे एक और विचार, हालांकि कम चर्चित रहते हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं, गांधी जी के पर्यावरणीय विचार। गांधी जी के पर्यावरण के प्रति विचार। हमने देखा कि गांधी जी के विचार क्या हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, और इस धार्मिक आध्यात्मिक विचारों में ही वो समन्वय सामंजस्य की बात करते हैं। यानी वो कहते हैं कि व्यक्ति और प्रकृति के बीच जो है समन्वय होना चाहिए। ठीक है, सामंजस्य होना चाहिए। वो कहते हैं कि व्यक्ति और प्रकृति का संबंध, व्यक्ति प्रकृति का जो संबंध है उसको वो नाम देते हैं, कहते हैं कि इनका संबंध गाय और बछड़े के जैसा है। यानी आवश्यकता से अधिक दोहन गलत है।
और वो कह रहे हैं, गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि हर व्यक्ति का पेट भरने के लिए तो प्रकृति के पास बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए एक व्यक्ति की भी पेटी नहीं भर सकती। यानी वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सकती है। पेट का मतलब आवश्यकता, व्यक्ति की जरूरत पूर्ति हो सकती है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। एक भी व्यक्ति का लालच पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए लालच ना करें और प्रकृति के साथ समन्वयपूर्ण सामंजस्यतापूर्ण संबंध बनाए रखें, अति दोहन ना करें। दूसरी बात, इनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में लिखते हैं कि भौतिक सभ्यता जो है वास्तविक सभ्यता नहीं है। यानी व्यक्ति जितनी वैज्ञानिक उन्नति कर रहा है, जो भौतिक उन्नति कर रहा है, वह वास्तविक उन्नति नहीं है, बल्कि जो आंतरिक और नैतिक उन्नति है वही वास्तविक उन्नति है। आंतरिक और नैतिक विकास ही व्यक्ति का वास्तविक विकास है, यही सभ्यता का मूल अभिप्राय है। इसके अलावा उन्होंने कहा, एक सिद्धांत दिया कि कम खाओ गम खाओ। कम खाओ गम खाओ का मतलब कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कीजिए, साथ ही साथ जो अपने मन में जो दुर्भावनाएं हैं, गुस्से के विचार हैं, उन सबको दबा लीजिए। आवश्यकता से अधिक ग्रहण ना करें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारी उद्योगीकरण जो है वो प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि इससे जो है एक तो रोजगार नहीं मिलता, वो तो ठीक है, इसके अलावा प्रकृति का भी दोहन होता है, यानी ये पर्यावरण के प्रतिकूल है। मशीनें ज्यादा प्रदूषण करती हैं, वही काम यदि व्यक्ति अपने स्तर पर करेगा तो प्रदूषण उतना नहीं होगा जितना मशीनों के धुआं से होता है। वो मूलतः मशीन के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है, वो उस खिलाफ थे भारी मशीनों के, भारी उद्योगीकरण के। इसी में एक समानता इनकी ढूंढी जाती है। नॉर्वे के वैज्ञानिक थे अर्ने नैश। अर्ने नैश ने विचार दिया डीप इकोलॉजी का। ऐसा ही कुछ विचार गांधी जी का भी था, यानी गांधी जी के समीप अर्ने नैश के विचार को माना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा सभ्यताओं के संघर्ष का विचार। सभ्यताओं के संघर्ष का विचार दिया था सैमुअल हंटिंगटन ने। उन्होंने कहा कि सभ्यताओं का आपसी संघर्ष हो रहा है, जबकि गांधी जी कहते थे कि सभ्यता यदि कोई वास्तविक सभ्यता है तो उसमें संघर्ष नहीं होता, सभ्यताओं के बीच तो समन्वय होता है और सामंजस्य होता है। यानी यदि हम गांधी जी के विचारों का ओवरऑल परिप्रेक्ष्य देखें, उनकी बातों का सार ग्रहण करें, तो जितनी प्रासंगिकता भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी जी की बातों की थी, उतनी ही प्रासंगिकता उनकी बातों की, उनके पर्यावरणीय विचारों की, उनके सर्वोदयी समाज की, उनके लोकतंत्र के विचारों की, उनके सत्याग्रह के विचारों की, उनके धर्म के प्रति विचारों की, जिसमें वो सांप्रदायिकता से इतर जाकर के और धर्म को 5 मूल मंत्रों में बांध देते हैं। इन विचारों की महत्ता है और आज भी वे काफी प्रासंगिक हैं। इसलिए ये थे गांधी जी के विचार। अगले भारतीय राजनीतिक विचार के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।